नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये टॉप 200 पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लाए हैं आपके लिए, और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है मेनली। स्टेट पीसीएस में और एसएससी सीजीएल में, बाकी एग्जाम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी यूपीएससी के लेवल के हैं, तो इसलिए यूपीएससी में बल्कि कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब हम ये भी देखेंगे कि उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, और प्लस उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तो ये देखिए, अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। इसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो एनालसा के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था उसमें ह्यूमन राइट जो डिफाइन किए गए थे वो पूरे डिस्कस करेंगे। 30 राइट है वो। तो 37 क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पढ़ लीजिए आपकी। कंसीडर द फॉलोइंग, 3 राइट दिए हुए हैं: राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस और राइट टू फूड। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन से इसमें से ह्यूमन राइट्स हैं अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था 1948 में। उसका पूरा हम देख लेते हैं। देखिए, 30 राइट्स हैं इसमें, और ये बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो एक ह्यूमन मतलब आप एक ह्यूमन है उसके लिए आपको मिलने चाहिए, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था 1948 में, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये राइट सबको मिलनी चाहिए। इसमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए, इसमें तो जो आंसर होगा वो तीनों होंगे, कि मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस और राइट टू फूड। ये तीनों ही इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में होंगे। अब ये पूरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें 30 राइट है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये एक माइलस्टोन है ये ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, और ये ड्राफ्ट किया गया था कई सारी कंट्रीज ने मिलकर, कई सारे लीगल और कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे। और ये किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। ये जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन लाया गया था 217 ए, उसके तहत किया गया था। 30 इसमें से राइट्स माने गए हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, और ये पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमन से सबको मिलने चाहिए। वो एक कॉमन स्टैंडर्ड है अचीवमेंट के लिए, कि लोगों के लिए, और प्लस जितने भी नेशंस हैं। तो फंडामेंटल ये ह्यूमन राइट्स है, और ये यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। 30 टोटल आर्टिकल्स हैं, ये आप याद रखिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस एग्जाम में, कि टोटल ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें कितने राइट्स हैं टोटल, कितने ऐसे राइट्स हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कितने हैं? वो 30 हैं। और इसको किस आर्टिकल के तहत? 217 ए के तहत इसको ये किया गया था प्रोक्लेम। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहला आर्टिकल है कि ऑल ह्यूमंस जितने भी हैं सब सब फ्री बॉर्न हुए हैं, और सबकी इक्वल डिग्निटी है और इक्वल राइट्स है। तो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, इसी को प्रमोट करना चाहिए। आप पढ़ते भी जाइए साथ साथ। उसके बाद दूसरा राइट है कि एवरीवन, एवरीवन मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि मतलब सभी लोग, जितने भी राइट्स हैं सभी को मिलेंगे, जितनी फ्रीडम्स है सभी को मिलेंगी, जो भी इस डिक्लेरेशन में डिफाइंड हुई हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी, ना रेस, ना कलर, ना सेक्स, ना लैंग्वेज, ना रिलीजन, ना पॉलिटिकल, किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना पॉलिटिकल बेसिस पे, ना ज्यूरिसडिक्शनल बेसिस पे, ना इंटरनेशनल स्टेटस या फिर कोई कंट्री बेसिस पे। तो सभी को ये यूनिवर्सल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, और इनको यूनिवर्सली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 में देखें तो सभी को राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी करने का अपना अधिकार है। तो आर्टिकल 3 ये है। आर्टिकल 4 है कि कोई भी स्लेवरी में नहीं रखा जा सकता है। स्लेवरी पूरी तरह से बैन है, जैसे पहले स्लेव ट्रेड होता था वो बैन हो चुका है। आर्टिकल 5 है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। कोई भी किसी का टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन रिगार्डिंग ये सब नहीं हो सकता है पनिशमेंट, ये टॉर्चरस पनिशमेंट ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 6 है एवरी वन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरी वेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। मतलब सभी को, देखिए लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी से रिलेटेड है कि सभी को राइट है कि वो एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसी भी दुनिया के लॉ में। उसके बाद है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। इसमें से कई सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ली गई हैं। तो ये भी है इसमें कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये 7 आर्टिकल है। उसके बाद है सभी को ये राइट है कि वो उसके जो भी, अगर मान लीजिए कोई उसके खिलाफ आरोप है, तो वो उसको कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल में उसके फंडामेंट में उसको ये इफेक्टिव रेमेडी मिले, और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या फिर जितने भी, मतलब कोई क्रिमिनल अगर केसेस में भी कोई अपराधी भी है तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी भी उसको इफेक्टिव रेमेडी मिलनी चाहिए लॉ के हिसाब से।
उसके बाद है नो वन शैल बी, मतलब किसी का आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे बिना किसी रीज़न के डिटेन नहीं किया जाना चाहिए, बिना किसी रीज़न के उसको एग्जाइल नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 10 है एवरी वन इज इंटाइटल्ड इन फुल इक्वलिटी टू ए फेयर एंड पब्लिक, मतलब सभी को, अगर देखिए कोई भी क्रिमिनल है, अगर वो मतलब अरेस्ट किया गया है, कोई भी एक्यूज है, उसको भी पूरा फेयर ट्रायल का हक है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल होना चाहिए जो भी उसके ट्रायल को कर रहा है। 11 है कि अगर कोई भी, अगर किसी का भी कोई ऑफेंस है, तो जब तक उसको गिल्टी नहीं मान लिया, गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता है, तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। मतलब अपराधी को जब तक आपने अपराध घोषित नहीं कर दिया तब तक वो मासूम है, तब तक वो गुनाहगार नहीं है। उसके अलावा कोई भी उतनी ही पेनल्टी लगानी चाहिए जितनी भी लॉ में उस टाइम पे है, उससे ज़्यादा नहीं पेनल्टी लगानी चाहिए। ये अपने फंडामेंटल राइट में भी है, जैसे कि कई सारी चीज़ें इसमें से ली गई हैं कि आप उतनी सजा दे सकते हो जितनी लॉ में ये सब में लिखी हुई है। आर्टिकल 12 है कि कोई भी किसी का भी आर्बिट्रेरी, किसी के भी प्राइवेसी में, फैमिली में, होम में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, और कोई किसी की भी ऑनर को, डिग्निटी को, रेपुटेशन को ऐसे आर्बिट्रेरी आप नहीं हनन कर सकते हैं। तो एवरी वन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक्स। आर्टिकल 13 है कि सभी को फ्रीडम है मूवमेंट करने का, रेसिडेंस करने का एक एक दूसरे के बॉर्डर ऑफ स्टेट में। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट विद इन द बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट, मतलब जो भी आपकी कंट्री के लोग हैं वहाँ पे, जो भी स्टेट है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीडम करने का ये हक है। और इवन जो दूसरा इसका वो है कि कोई भी अगर बंदा कोई भी अपनी कंट्री भी छोड़ना चाहता है, उसको भी उस टाइम छोड़ने का हक है। मतलब वो जाना चाहता है बिजनेस से रिलेटेड और किसी पर्पज से, और फिर वापस भी आना चाहता है, तो वो भी उसका हक तो है ही है। आर्टिकल 13 ये। आर्टिकल 14 ये है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम, मतलब किसी की अगर कोई एक कंट्री के साथ दिक्कत चल रही है तो दूसरी कंट्री में असाइलम मांग सकता है। उसके बाद है 15 है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू नेशनैलिटी, सभी को एक एक नेशनलिटी लेने का हक है। कोई भी एक जगह का नागरिक तो हो ही सकता है वो, किसी की भी जो नेशनलिटी एकदम से डिप्राइव नहीं करी जा सकती। 16 आर्टिकल की मैन और वुमेन जो भी होंगे वो, उनको अब अधिकार होगा कि शादी करने का अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से फैमिली बसाने का। तो ये भी एक राइट है फंडामेंटल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में किया गया है ये। 17 है इसमें कि प्रॉपर्टी हक ओन करने का भी सभी को हक है। और देखिए ये इंडिया में भी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था, अब ये इंडिया में लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। 18 है कि सभी को राइट टू फ्रीडम है अपने थॉट, कॉन्शियंस और रिलीजन ये करने का। तो ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पे भी हैं। आर्टिकल 19 है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, जो जैसे हमारे यहाँ भी 19 में ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको इंडिया में कई सारे लोग जैसे जिसका मिस यूज़ भी करते हैं कई बार। तो आर्टिकल 19 इसमें भी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में, और आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। उसके बाद आर्टिकल 20 है, इसमें भी है कि राइट आपको है पीसफुल असेंबली करने का, एसोसिएशन करने का, लेकिन किसी को भी एसोसिएशन करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है कि कोई भी, ये एवरी वन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, मतलब जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वाला राइट भी है। और एवरी वन हैज़ द राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन हिज कंट्री, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है सभी को, जितने भी नागरिक हैं सबको इक्वली एक्सेस करने का हक है। उसके बाद आर्टिकल 22 है कि एवरी वन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज द राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का सभी को हक है। उसके बाद है, आप देखिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। फिर ये आर्टिकल 23 है कि सभी को राइट टू वर्क भी मिला हुआ है, और फ्री चॉइस है उनकी चॉइस है कि कौन सा एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो, पब्लिक या प्राइवेट। इसमें एक चीज़ और है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारे DPSP में भी है। उसके बाद है ये भी इसमें राइट है कि ट्रेड यूनियन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं। 24 एवरी वन हैज़ द राइट टू रेस्ट एंड लीजर, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं आपको छुट्टियां भी मिलेंगी। और ये देखिए 25 है कि एवरी वन हैज़ अ राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका होना चाहिए। सिर्फ ये खाना और रहना नहीं होता है, ये जैसे हमारे इंडिया में आर्टिकल 21 है उसमें भी है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो लॉ है उसमें भी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वही इसमें भी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ भी होनी चाहिए, उसमें हेल्थ की केयर भी होनी चाहिए, फैमिली के लिए फूड भी होनी चाहिए, क्लॉथिंग भी होनी चाहिए, हाउसिंग भी, मेडिकल फैसिलिटी भी,
और भी जो सोशल सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब सिर्फ जीने के लिए खाना पानी नहीं, मेडिकल चीज़ें भी चाहिए, एजुकेशनल चीज़ें भी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर ये 26 है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जैसे 2009 में लॉ पास कर दिया था और 2010 में इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। और अब फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्री एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं। उसके बाद 27 है एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल जो भी लाइफ होगी कम्युनिटी की, उसमें भी फ्री पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रीली। 28 है कि सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर में राइट्स और फ्रीडम, ये एवरी वन इज इंटाइटल्ड टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन। 29 है कि सभी की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कम्युनिटी के लिए, उसमें फ्री और ये फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ये पॉसिबल है। उसके बाद है 30 के मतलब कोई भी ऐसी चीज़ इस डिक्लेरेशन में है जो कि किसी स्टेट ग्रुप या पर्सन के किसी राइट को अगर इंगेज करती है या फिर कोई परफॉर्म करती है चीज़ें, तो उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं बल्कि राइट्स को ये उनके बचाने के लिए। तो ये है पूरा आर्टिकल 30। नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ विद इन। तो यहाँ पे जो भी मतलब 30 आर्टिकल में लिखा हुआ है सबके राइट्स को बचाने के लिए यूनिवर्सली आप जितनी भी गवर्नमेंट है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी जो यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट है सबको बचाए, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। तो ये टोटल 30 राइट्स है, ये आप एक बार देख लीजिए। और इसमें ये एक बार अगर आपको कम से कम ये देख लेंगे तो ये आइडिया रहेगा कि कौन कौन से मैंने बताए थे आपको। तो कुछ भी इसमें से अगर यूपीएससी में कभी क्वेश्चन आ गया या और कहीं आ गया तो आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए राइट टू एजुकेशन में बताया था ये वाला है, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज ये भी मैंने बताया था, ये भी है। राइट टू फूड वाला भी है जो मैंने अभी बताया था। तीनों राइट्स हैं इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो ये आप 30 राइट्स हैं यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, उसमें ये किया कब गया था? 10 दिसंबर 1948 को, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और उसमें लगभग सभी कंट्रीज़ के लोग थे। और 10 दिसंबर 1948 को किया गया था अंडर रिजोल्यूशन 217A। और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट्स वाला डे। तो ये आप याद रखिएगा। ये पहला टॉपिक हो गया, काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये और कई बार बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन एक बार देख लेंगे जो पॉलिटिक के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें, और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये आप देख सकते हैं चीज़ें। तो ये हो गया 37। और 38 में नालसा के बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल लीगल सिक्योरिटी से सर्विसेज अथॉरिटी। अब देखिए इसके लिए दो ये दिए हुए हैं विद रेफरेंस टू नालसा। पहला है कि ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है ये। नालसा का बेसिक एम ही यही है कि ये जितने भी लोग हैं अगर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। और ये हमारे आर्टिकल 39A में भी डिफाइंड है। दूसरा है कि इट इश्यूज गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेट जो कि स्टेट लीगल अथॉरिटी के साथ प्लस डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करता है नालसा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा सी। अब नालसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो प्रियम्बल में हमारे प्रोमिसेस किए गए हैं कि जो जस्टिस होगा वो सोशली भी होगा, इकोनॉमिकली भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सभी के लिए इक्वल। तो ये आर्टिकल 39A में भी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि फ्री लीगल एड मिलेगी जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इंडिया में, जो लोग इतने नहीं हैं उनके पास पैसे कि वो वकीलों को हायर कर सकें, तो उनको फ्री लीगल एड देना ये स्टेट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। और जिससे कि जो जस्टिस प्रमोट होगा, सोशली भी होगा, इकोनॉमिकली भी होगा, पॉलिटिकली भी होगा। वैसे तो ये कहने की बातें हैं क्योंकि कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, आपने देखा भी होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं और वो उनको जो जो जस्टिस है उनका थोड़ा ज़्यादा उनको मिल जाता है, और कई बार जो गरीब हैं वो लोग तो मर जाते हैं या फिर कुचले जाते हैं। तो ये लेकिन ये सब चीज़ें अब याद जरूर रखिए, इसीलिए नालसा बनाई गई है। और ये इवन अगर आप देखें फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 और 22(1) में भी ये बोला गया है कि ये स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके साथ करनी है। तो उसीलिए फिर 1987 में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट बनाया गया था, पार्लियामेंट ने बनाया था, और उसकी वजह से ये नालसा क्रिएट की गई, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसका बेसिक एम यही है कि जो गरीब है उनको फ्री लीगल एड देना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको जस्टिस देना, उनको भी पूरा ये मतलब जो प्रियम्बल में हमारे ये सब चीज़ें प्रॉमिस किए गए हैं उनको फुलफिल करना। 39A आर्टिकल याद रखिएगा। इसका क्या है, ये
इंडिया में ये 39A मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है? फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए स्टेट की तरफ से, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यही फंडामेंटल राइट 14 में और 22(1) में भी दिया हुआ है। ये नालसा बनाई गई थी 1987 में, ये अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत, और ये फाइनली फोर्स में कब आई? 9 नवंबर 1995 को। और इसने क्या बनाया? नेशन वाइड पूरे इंडिया वाइज यूनिफॉर्म नेटवर्क बनाया कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिलेंगी गरीब लोगों को। इसी का मेन बेसिक पर्पज इसका ये देखिए, वही हाईलाइट करके लिखा हुआ है। नालसा का जो ये लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 में बनाया गया था, फोर्स में आई थी 1995 में। और बेसिक इसका एम है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब है इंडिया के, वीकर सेक्शन के हैं, उनको फ्री लीगल सर्विसेज देना, यही मेन एम है नालसा का। डेली बेस्ड है ये, और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें करती है। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, डिलीवरेबल जस्टिस, ये सब चीज़ें इन्हीं पे डिफाइंड है पूरी नालसा। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देना वीकर सेक्शन को, सोसाइटी को, और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि उनको भी इक्वल जस्टिस मिले। और जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, किसी को भी मना नहीं होना चाहिए। किसी भी सिटीजन को इसलिए जस्टिस नहीं मना होना चाहिए कि वो गरीब है या फिर कोई और किसी और तरीके की डिसेबिलिटी का वो शिकार है। मतलब सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। इसी के लिए कई बार ये लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत भी, ताकि कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी एमिकेबली फ्रेंडली तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। नालसा लीगल लिटरेसी को भी स्प्रेड करती है, अवेयरनेस को भी स्प्रेड करती है कि गरीब लोगों को बताती है कि आर्टिकल 339A में ऐसा दिया हुआ है कि फ्री लीगल एड मिलेगी और जो जस्टिस है वो सभी को मिलेगा। उसके बाद ये नालसा, ये देखिए, कई सारी स्टेट लीगल अथॉरिटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के साथ मिल के काम करती है, ताकि रेगुलर इंटरवल पे ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहे। और जितनी भी जो स्कीम्स हैं, जो कई सारी चीज़ें हैं, वो प्रोग्रेस वाली स्कीम्स हैं, वो सब इम्प्लीमेंट की जा सके, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इन्वॉल्व किया जा सके। तो यही नालसा का मेन एम है। 87 में बनाई गई थी और फाइनली ये फोर्स में आई थी 1995 में। बेसिक क्या है कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और आर्टिकल 39A में भी डिफाइंड है हमारे, और 14 और 22(1) में भी ऐसा है कि इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के सामने। ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नालसा एक हमने डिस्कस कर लिया कि नालसा क्या है, और प्लस दूसरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में जो हुए थे। 30 आर्टिकल्स हैं उसमें, याद रखिएगा। यूपीएससी का बेसिक पर्पज है इसमें। बाकी स्टेट पीसेस में भी कई सारे इसमें जो फैक्ट वाली चीज़ें वो आ सकती हैं, एसएससी सीजीएल में भी आ सकती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।